डियर स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार। आज अपन डिस्कस करेंगे क्लास 12th का एक सेकेंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिटेल स्टडी करने से पहले हम ये समझते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। तो हम कह सकते हैं कि सर रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ, राइट। लेकिन सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो देखिए, इसका सिंपल सा रीज़न है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने स्पीसीज़ के कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। सपोज कीजिएगा आज से ह्यूमन को रिप्रोड्यूस करना बैन कर दिया गया, तो बताना कि आने वाले कुछ समय में कि क्या इस अर्थ पे ह्यूमन की स्पीसीज़ बचेगी? नहीं, ह्यूमन क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट कर जाएगा। तो इसी स्पीसीज़ को, किसी भी स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट करने से बचने के लिए क्या करता है ऑर्गेनिज्म, रिप्रोड्यूस करता है। अब देखिए, रिप्रोडक्शन जो है इसका दो टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम प्लांट के अंदर बात करेंगे। हमें इस चैप्टर के अंदर मेनली फोकस करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये बाई पेरेंटल होता है, यानी इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व हो गए। एक पेरेंट मेल कहलाएगा और दूसरा पेरेंट फीमेल कहलाएगी। जो मेल होगा वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा और मेल गैमेट को हम कहते हैं स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगी उसे हम कहते हैं ओवा, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि बाई पेरेंटल होता है, इसके अंदर हमें गैमेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और गैमेट फॉर्मेशन के साथ साथ गैमेट का फ्यूजन भी हमें देखने को मिलेगा, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दिखा रखा है कि एक मेल है और एक फीमेल है। मेल ने मेल गैमेट प्रोड्यूस किया जिसे हमने कहा सीमेन और स्पर्म, और फीमेल ने फीमेल गैमेट प्रोड्यूस किया जिसे हमने कहा ओवा। यह स्पर्म और ओवा दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, दैट इज फ्यूजन, और इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला, जायगोट। और यही जायगोट डेवलप करके क्या बनाएगा, ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आया? आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं उस ऑर्गन को हम कहते हैं सेक्स ऑर्गन, ठीक। इस सेक्स ऑर्गन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक को मैंने कहा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे को हमने कहा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब सवाल ये आता है कि सर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहेंगे और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे कहेंगे? ध्यान रखिएगा, वो ऑर्गन जो हमारे बॉडी के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है उसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है प्रोड्यूस करता है गैमेट। इसके अलावा ये सेक्स हार्मोन का भी फॉर्मेशन करेगा। अगर हम मेल की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करेगा, और अगर हम फीमेल की बात करें तो एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो ऑर्गन गैमेट का फॉर्मेशन करेगा उसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे, और गैमेट के साथ साथ क्या प्रोड्यूस करेगा, वो सेक्स हार्मोन का भी फॉर्मेशन करेगा। अब सवाल है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन गैमेट का प्रोडक्शन नहीं करता है, ये गैमेट को पैसेज प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के लिए? तो ध्यान रखना, फॉर फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा और फीमेल के अंदर भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। तो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, टेस्टिस, और फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहेंगे, ओवरी।
तो मेल जो टेस्टिस है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसे हम कह रहे हैं, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पर्म प्रोड्यूस करता है स्पर्म, और जो फीमेल का जो ओवरी है ये प्रोड्यूस करेगा ओवम। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन समाप्त हुआ। आइए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो देखिए, मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलेगा एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसी को एक और नाम दिया जाता है कूपर्स ग्लैंड। ठीक है, और पेनिस जो कि मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ध्यान रखिएगा, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस ये एसेसरी डक्ट है, ठीक है, जबकि ये एसेसरी ग्लैंड है। ठीक है, अब हम फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमारा फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना जो कि फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, और बार्थोलिन ग्लैंड। समझ में आया? तो ये मैंने आपको पढ़ाया प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसका डिटेल यहाँ पे जो भी नाम आपको देखने को मिल रहा है मैं आगे आपको बताऊंगा, यहाँ पे सिर्फ आपको नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, आप इसे कॉपी कीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। अभी हम लोगों ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डिस्कस किया, और अब अपन देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखिए, हमारे पास जो एग है उस एग के अंदर एक ही टाइप का क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है, वो है एक्स। लेकिन अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम भी देखने को मिलता है, और स्पर्म के अंदर वाई टाइप का क्रोमोसोम भी हमें देखने को मिलता है। अगर स्पर्म जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, अगर वो एग के साथ फर्टिलाइज करता है तो क्या बनेगा? मेल। और वो स्पर्म जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, वो एग के साथ फ्यूज करता है तो क्या बनाएगा? फीमेल। ठीक, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इन दोनों के अंदर इंट्रा यूटेराइन लाइफ में दो डक्ट हमें देखने को मिलता है। इसमें एक का नाम है वुल्फियन डक्ट और दूसरे का नाम है मुलेरियन डक्ट। वुल्फियन डक्ट को हम मीजोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं, और मुलेरियन डक्ट को हम पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं। वुल्फियन डक्ट ये मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, जबकि मुलेरियन डक्ट ये फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, यूटेरस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना। अब आप मुझे बताइए कि ये मेल के अंदर भी होता है और फीमेल के अंदर भी होता है। कब? इंट्रा यूटेराइन लाइफ में। ये इंट्रा यूटेराइन लाइफ क्या होता है? जब किसी फीटस का डेवलपमेंट मदर के यूट्रस के अंदर जब चल रहा होता है तो उस लाइफ को हम कहते हैं इंट्रा यूटेराइन लाइफ। अब समझना, किसी भी मेल के अंदर क्या मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट होना जरूरी है? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों? तो देखिए, हमारे पास मेल है और मेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो एक्स एंड वाई। अब आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे वाई क्रोमोसोम क्या है? प्रेजेंट है, और इस वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है SRY जीन। इसे कहा जाता है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई। ठीक है, तो वाई क्रोमोसोम के ऊपर हमें एक जीन देखने को मिलता है जिसका नाम है SRY जीन, और ये जीन एक फैक्टर का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है TDF फैक्टर। इसका फुल फॉर्म है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। नाम से ही पता चल रहा है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टिस को बनाने वाला फैक्टर।
तो बताइए क्या बनेगा? टेस्टिस किसके अंदर बना? मेल के अंदर। अब टेस्टिस तो अभी आपने पढ़ा नहीं है, जस्ट आप याद कीजिए 10th क्लास में अगर आपने पढ़ा है तो। इसमें दो तरह के हमें सेल्स देखने को मिलता है, एक का नाम है सर्टोली सेल्स और दूसरे का नाम है लिडिक सेल्स। सर्टोली सेल्स एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसका नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन, और लिडिक सेल्स जो कि एंड्रोजन का सिक्रेशन करता है। अब ये एंटी मुलेरियन हार्मोन का काम क्या है? तो देखिए, मेल के अंदर फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यूट्रस फैलोपियन ट्यूब की तो ज़रूरत नहीं है, और ये यूट्रस फैलोपियन ट्यूब का जो डेवलपमेंट होता है उसे बनाने वाला जो डक्ट होता है वो कौन होता है? मुलेरियन डक्ट। तो क्या किसी मेल के अंदर मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है क्या? नहीं। उसे क्या करना है? हमें उसके ग्रोथ को क्या करना है? सप्रेस करना है, ताकि फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट ना हो। तो इस मुलेरियन डक्ट को सप्रेस करने के लिए टेस्टिस एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है। कब? इंट्रायूटेराइन लाइफ में, और उस हार्मोन का नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन। और ये एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करता है? मुलेरियन डक्ट को सप्रेस कर देता है। तो बताइए, जब मुलेरियन डक्ट सप्रेस हो जाएगा तो क्या फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो पाएगा? नहीं। तो मुलेरियन डक्ट तो सप्रेस हो गया, तो डेवलपमेंट किसका हुआ? वुल्फियन डक्ट का। और जब वुल्फियन डक्ट का डेवलपमेंट होगा तो बताइए किसका फॉर्मेशन होगा? मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का। ठीक है। सिमिलरली हम इधर भी देख लेते हैं। फीमेल की बात करें तो यहाँ पे क्रोमोसोम कौन कौन सा है? X एंड X। तो बताइए Y क्रोमोसोम प्रेजेंट और एब्सेंट? एब्सेंट है। तो Y क्रोमोसोम अगर एब्सेंट है तो Y क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जो SRY जीन है वो क्या होगा? एब्सेंट होगा। मैंने कहा SRY जीन एब्सेंट। जब SRY जीन नहीं है तो क्या टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। और जब TDF का फॉर्मेशन नहीं होगा तो टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा क्या? नहीं। तो टेस्टिस के जगह पे क्या बनेगा? ओवरी बनेगा। समझ में आया? तो ये तो था हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन का जो फ्रीक्वेंसी है बहुत कम है, और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है सिर्फ आप इतना ध्यान रखना, वुल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट इंट्रायूटेराइन लाइफ में मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक। वुल्फियन डक्ट मेल के अंदर एपिडिडामिस, वॉश डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल, ठीक है ना, इन सब का डेवलपमेंट करेगा। जबकि फीमेल के अंदर मुलेरियन डक्ट फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जैसे फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। आप इसे कॉपी कीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एंड अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिटेल स्टडी करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर कौन से पार्ट में सिचुएटेड है। तो देखिए, हमारे बॉडी को 5 रीजन में डिवाइड किया गया है: हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन। एंड एब्डोमेन के नीचे जो रीजन है उस रीजन को हम कहते हैं पेल्विक रीजन, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा इसी पेल्विक रीजन में सिचुएटेड है। अब हम देखेंगे कि इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलता है 1 पेयर टेस्टिस, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा एपिडिडाइमिस, इसका भी नंबर कितना होता है? 1 पेयर। वॉश डिफरेंस, ये भी कितना है? 1 पेयर। सेमिनल वेसाइकल, ये भी ग्लैंड 1 पेयर है। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो ये अनपेयर्ड ग्लैंड है, और बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड की बात करें तो ये पेयर्ड ग्लैंड है। ठीक है। और पेनिस, जो कि मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि टेस्टिस तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एपिडिडर्मिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल, ये तीनों क्या है, एसेसरी डक्ट, और प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ये क्या है, एसेसरी ग्लैंड, राइट। अब देखिए आपके सामने एक दिस साइड क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। ये जो डायग्राम मैंने दिखाया है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लैटरल व्यू है। अब थोड़ा सा ये लैटरल डॉर्सल क्या होता है समझना। जब आप मुझे फ्रंट से देख रहे हैं तो ये आप वेंट्रल व्यू देख पा रहे हैं, जब आप मेरा बैक साइड देख रहे हैं तो ये हमारा डॉर्सल व्यू आप देख रहे हैं, जब आप इस साइड से देख रहे हो तो ये हमारा आप लैटरल साइड देख रहे हो, ठीक है। और हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है ये भी कौन सा साइड है, लैटरल व्यू है। यानी ये व्यू जो है ये वेंट्रल और दिस व्यू क्या है, डॉर्सल, ठीक, और ये क्या है, लैटरल। अब समझना, यहाँ पे जो आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आकर क्या फील होगा, यूरिन। इसमें यूरिन लाने वाला कौन है, तो यूरेटर, जो कि यूरिन कहाँ से लाएगा, किडनी से। एंड यूरिनरी ब्लैडर से एक और डक्ट निकलता है यहाँ से, और उस डक्ट को हम कहते हैं यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। यूरेथ्रा का वो पार्ट जो प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंडेड है, आप देख सकते हैं ये जो ग्लैंड जो आप देख रहे हैं ये कौन सा ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यूरेथ्रा का वो पार्ट, ये ग्रीनिश पार्ट आपको दिख रहा है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का वो पार्ट जो इस प्रोस्टेट ग्लैंड से सराउंडेड है, इस पार्ट को हम कहते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। क्या कहते हैं, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। नेक्स्ट, यूरेथ्रा का वो पार्ट जो पेनिस ने कवर किया है, आप देख सकते हो ये क्या है, पेनिस, और ये पेनिस के अंदर हमारा क्या है, यूरेथ्रा। पेनिस का वो पार्ट जो यूरेथ्रा का वो पार्ट जो पेनिस ने कवर्ड किया है उसे हम क्या कहेंगे, पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक। पेनाइल यूरेथ्रा एंड प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, इन दोनों के बीच में जो आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इस मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के लैटरल साइड में आपको 1 पेयर ग्लैंड देखने को मिलेगा, जिस ग्लैंड को हम कहते हैं कूपर्स ग्लैंड, या इसे हम क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। आप देख पा रहे हो, दिस इज द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और इसके लैटरल साइड में कौन प्रेजेंट है, कूपर्स ग्लैंड, या आप कह सकते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसका काम क्या है, तो देखिए हम जानते हैं कि यूरेथ्रा का जो पीएच होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, और जो सीमेन का जो पीएच होता है वो कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। और सीमेन में क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्म। तो जब स्पर्म एसिडिक इन्वायरमेंट में आएगा तो स्पर्म क्या हो जाएगा, डेथ कर जाएगा, ठीक। तो स्पर्म किल ना हो, ठीक है, तो उसके लिए ये क्या करता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये अपने सीक्रेशन को रिलीज करता है ताकि यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जा सके और यहाँ से सीमेन जा सके, ठीक है। अब देखना, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्टिस। हमारे बॉडी के अंदर टेस्टिस कहाँ पे है, तो टेस्टिस हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है, बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, और उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहेंगे, स्क्रोटम। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इस टेस्टिस का ऑरिजिन कहाँ हुआ, तो टेस्टिस का ऑरिजिन तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हुआ, इन द इंट्रायूटेराइन लाइफ। जब बर्थ का टाइम आया 7 to 9 मंथ, तो ये टेस्टिस डिसेंड कर गया कहाँ, स्क्रोटम के अंदर। अब सवाल फिर से आप पूछोगे कि सर क्यों, क्योंकि देखिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है,
तो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक, अगर ये टेस्टिस हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो नेचर ने क्या किया, इसे बाहर भेज दिया ताकि ये स्क्रोटम टेस्टिस के टेम्परेचर को क्या कर सके, रेगुलेट कर सके। ठीक है, तो ये स्क्रोटम आप देख सकते हो। ठीक, अब देखिए जो टेस्टिस है ये स्क्रोटम के इनर वॉल से अटैच है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, जिस लिगामेंट को कहा जाता है गवर्नैकुलम या आप इसे कह सकते हैं मेसोर्चियम। ठीक, इस स्क्रोटम के ऊपर आपको कुछ हेयर्स दिखाई देगा, ठीक है ना। इस हेयर को हम कहते हैं प्यूबिक हेयर। क्या कहते हैं, प्यूबिक हेयर। अब देखिएगा, मैंने कहा कि ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये क्या है, लैटरल। ये जो व्यू है हमारा ये वेंट्रल है और इस साइड हमारा क्या है, डॉर्सल साइड है। तो टेस्टिस के डॉर्सल साइड पे आपको एक हाईली क्वाइल्ड ट्यूब दिखाई दे रहा है। इस हाईली क्वाइल्ड ट्यूब को हम क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस। इस एपिडिडाइमिस के भी 3 पार्ट होते हैं, कैपुट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस एंड कॉडा एपिडिडाइमिस, जिसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक, अब ये जो एपिडिडाइमिस है एक सिंगल स्ट्रेट ट्यूब के अंदर कंटिन्यू होता है और इस सिंगल स्ट्रेट ट्यूब को हम कहते हैं वॉस डिफरेंस। ये वॉस डिफरेंस स्क्रोटम से कहाँ गया, इंग्यूनल कनाल के द्वारा होते हुए ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आया। कौन से साइड से, वेंट्रल साइड से, और यूरेटर के ऊपर एक कॉइल बनाएगा और कॉइल जैसे ही बनाया अब ये वॉश डिफरेंस कहाँ चला गया, डॉर्सल साइड पे। और ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जाने के बाद ये क्या करेगा, ये वॉश डिफरेंस अपने आप को डायलेट करेगा और डायलेटेड पार्ट ऑफ वॉश डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। क्या बोलेंगे, एम्पुला। ये एम्पुला ये वही पार्ट है जहाँ पे स्पर्म का स्टोरेज होता है। स्पर्म का स्टोरेज कहाँ होता है, एम्पुला के अंदर। इस एम्पुला के जस्ट नीचे आपको एक ग्लैंड देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जिस ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसाइकल। ये सेमिनल वेसाइकल एक फ्लूइड का सिक्रेशन करता है जिसे हम कहते हैं सेमिनल फ्लूइड। तो जैसे ही यहाँ से स्पर्म आया ये सेमिनल वेसाइकल अपने फ्लूइड को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब ये दोनों ध्यान रखना, एम्पुला एंड सेमिनल वेसाइकल ये दोनों एक कॉमन डक्ट के अंदर ओपन होते हैं और इस कॉमन डक्ट को हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट फाइनली ओपन होता है कहाँ पे, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के अंदर ओपन होता है। तो जैसे ही सीमेन प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के अंदर आया तो प्रोस्टेट ग्लैंड अपने सिक्रीशन को क्या करेगा, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के अंदर रिलीज करेगा। तब बताइए कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ हमें देखने को मिलेगा। एक तो एम्पुला से सीमेन आया, सेमिनल वेसाइकल से सेमिनल फ्लूइड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रोस्टैटिक फ्लूइड। अब ये तीनों का जो मिक्सचर है इस मिक्सचर को हम कहते हैं सीमेन। ठीक, अब ये सीमेन एक्चुअली में सीमेन के अंदर एक और ग्लैंड का सिक्रेशन होता है, वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बट बल्बो यूरेथ्रल का जो परसेंटेज है वो बहुत लिटिल अमाउंट में है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब ये सीमेन इस यूरेथ्रा से होते हुए कहाँ आएगा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में आएगा, फिर पेनाइल यूरेथ्रा में। अब ध्यान रखिएगा, इजैकुलेशन से ठीक पहले, सीमेन के इजैकुलेशन से ठीक पहले बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करेगा, अपना सिक्रीशन रिलीज करता है। अब इसका सिक्रीशन कैसा होता है, वाइट ट्रांसपेरेंट जेली लाइक होता है, ठीक है ना, जो क्या करेगा, इसकी यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज करेगा ताकि स्पर्म का जो नंबर है वो बना रहे, वो स्पर्म किल ना हो जिसकी वजह से, ठीक है ना। अब वो जो सीमेन है थ्रू द यूरेनोजेनाइटल मीटस ये कहाँ चला आएगा, बाहर, बॉडी के बाहर रिलीज हो जाएगा। समझ में आया। तो ये था आपके सामने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और अब हम डिस्कस करेंगे स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम के बाद हम टेस्टिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो अभी हम लोगों ने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्रोटम। ठीक है, ये स्क्रोटम वही स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारा टेस्टिस प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका डिटेल स्टडी करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये स्क्रोटम हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये स्क्रोटम आप समझना, यहाँ पे मैंने डायग्राम को ड्रॉ किया है। ठीक, और ये मान लो कि एक ह्यूमन का बॉडी है। ठीक, ये जो आपको रीजन जो दिख रहा है ये एब्डोमिनल रीजन है, और एब्डोमेन के नीचे वाला जो रीजन है इसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन। तो स्क्रोटम हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, तो ये तो स्क्रोटम का लोकेशन हो गया। जब आप स्क्रोटम का लेयर देखेंगे, ठीक है, जब आप इसका सेक्शन कट करके देखेंगे तो इसमें कौन कौन सा लेयर मिलता है और उसका क्या काम है, आइए थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा स्क्रोटम है। ठीक, स्क्रोटम का जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, आप देख सकते हो स्क्रोटम का जो आउटर मोस्ट लेयर जो आपको दिख रहा है येलो कलर का, इस लेयर को हम कहते हैं डार्टोस मसल्स। कौन सा लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, नाम क्या है, डार्टोस मसल्स। इसका काम क्या है, तो ये हेल्प करता है टेम्परेचर रेगुलेशन में। अब सवाल ये आता है कि सर ये टेम्परेचर रेगुलेशन क्या हमारे बॉडी का करेगा, नहीं, ये टेम्परेचर रेगुलेशन टेस्टिस का करेगा, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो नेचर ने क्या किया कि टेस्टिस को एब्डोमेन से हटाकर कहाँ डाल दिया, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर, ताकि वहाँ पे टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा सके। तो ये डार्टोस मसल्स क्या करता है, टेम्परेचर का रेगुलेशन करेगा। ये कैसे करेगा हम आगे बात करेंगे। डार्टोस मसल्स की जस्ट नीचे आपको एक और लेयर मिलेगा जिसका नाम है स्पर्मेटिक फेशिया, जो कि मिडिल लेयर है। स्पर्मेटिक फेसिया के नीचे आपको एक और लेयर मिलता है जिसका नाम है क्रीमेटिक फेसिया। इनर मोस्ट जो लेयर है इसका नाम है क्रीमेटिक फेशिया। अब देखिए, ये हमारा जो स्क्रोटम जो आप देख रहे हैं, इस स्क्रोटम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ मीडियन रेफी। एक सेप्टम जो कि स्क्रोटम को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया, जिसे हम क्या कह रहे हैं, मीडियन रेफी। ठीक, अब समझना, आपके पास दो कंपार्टमेंट है, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर आपको एक टेस्टिस देखने को मिल रहा है। ये तो राइट टेस्टिस और ये है यहाँ पे लेफ्ट टेस्टिस। आप थोड़ा गौर से जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि राइट टेस्टिस जो है वो स्लाइटली अपर है और लेफ्ट टेस्टिस जो होता है वो स्लाइटली लोअर होता है, यानी दोनों सेम लेवल पे आपको नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट समझना, टेस्टिस का जो लोअर सरफेस है, टेस्टिस का जो लोअर सरफेस है स्क्रोटम के इनर वॉल यानी क्रीमेटिक फेसिया से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, और उस लिगामेंट को हम कहते हैं गवर्नैकुलम। क्या कहते हैं, गवर्नैकुलम। एंड टेस्टिस का जो अपर साइड है ये एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या कहते हैं इसे हम, स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब सवाल ये आता है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या करता है,
तो ध्यान रखना, ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जाएगा और यूरेटर के ऊपर एक कॉइल बनाएगा। और इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हम उसके बारे में देखते हैं। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर आपको मिलेगा ब्लड वेसल्स, तो यहाँ पे गोनेडल आर्टरी भी होगा, ठीक है, जो कि टेस्टिस के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिलीवर करेगा। गोनेडल वेन प्रेजेंट होगा जो टेस्टिस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर जाएगा। इसके अलावा नर्व्स फाइबर होंगे, लिम्फ वेसल्स होगा एंड वॉस डिफरेंस प्रेजेंट होगा। तो ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो मैंने डायग्राम बनाया, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी स्पर्मेटिक कॉर्ड से पूछा जाता है कि कंटेंट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है। तो आप ध्यान रखना, गोनेडल आर्टरी, गोनेडल वेन, नर्व फाइबर, लिम्फ वेसल्स एंड वॉस डिफरेंस। कोई दिक्कत है यहाँ पे? आप समझना इधर। ये जो आप स्क्रोटम देख रहे हैं, ये स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ कनाल, और इस कनाल का नाम है इंग्यूनल कनाल। ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं इसका नाम है इंग्यूनल कनाल, ठीक। ये इंग्यूनल कनाल हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एम्बेडेड है, जिसकी हेल्प से स्क्रोटम क्या है, सस्पेंड किया हुआ है, ठीक। अब समझना, अब ये जो आपको रिंग जो दिख रहा है ना इंग्यूनल कनाल का, इस रिंग को हम कहते हैं इंग्यूनल रिंग, ठीक है। अब सुनना, और ये जो आपको यहाँ पे रिंग जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं डीप इंग्यूनल कनाल। खैर ज़्यादा इतना डिटेल में हमें नहीं देखना है। अब देखिए, ये जो डीप इंग्यूनल कनाल है इसे अटैच कर दिया गया है एक मसल्स की हेल्प से, और उस मसल्स का नाम है क्रीमेस्टर मसल्स। ये क्रीमेस्टर मसल्स जस्ट लाइक स्प्रिंग की तरह वर्क करता है, ठीक है, जो टेस्टिस को एलिवेट करने में हेल्प करेगा। तो हम कह सकते हैं हेल्प इन एलिवेशन ऑफ टेस्टिस, हेल्प इन एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। तो क्रीमेस्टर मसल्स का काम क्या है? टेस्टिस को एलिवेट करना। डार्टोज मसल्स का काम क्या है? टेस्टिस के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। कोई दिक्कत है? अब समझना, मैंने आपसे कहा था कि टेस्टिस का जो ऑरिजिन हुआ है वो कहाँ? एब्डोमेन के अंदर, ठीक। लेकिन बर्थ के टाइम पे, और वो भी कौन सा पीरियड? 7 to 9 मंथ के बीच, जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन से, मान लीजिए कि यहाँ पे ये टेस्टिस है, ठीक है, तो ये टेस्टिस इंग्यूनल कनाल से होते हुए ये कहाँ डिसेंड कर जाता है? ये स्क्रोटम के अंदर डिसेंड कर जाता है। समझ में आया? तो हम कह सकते हैं कि इंग्यूनल कनाल टेस्टिस के लिए पैसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया। अब हम देखते हैं कि ये जो स्क्रोटम है ये टेस्टिस के टेम्परेचर को किस तरह से रेगुलेट करता है। चलिए, हम जानते हैं कि टेस्टिस का जो स्क्रोटम का जो आउटर मोस्ट लेयर है, जिसे हम क्या कहते हैं? डार्टोज मसल्स। ये डार्टोज मसल्स जो है विंटर सीजन में इसके अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। जब विंटर सीजन में जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्क्रोटम का जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा? कम जाएगा। अब सरफेस एरिया जब कम जाएगा तो हीट लॉस जो है वो क्या हो जाएगा? कम जाएगा, ठीक है। हीट लॉस कम जाएगा, जिससे टेम्परेचर को ये क्या कर पाता है? मेंटेन कर पाता है। जैसे ही डार्टोज मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, साथ ही साथ इस क्रीमेस्टर मसल्स के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये जो हमारा टेस्टिस है ये एब्डोमिनल कैविटी से जाकर के क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। एक तो स्क्रोटम का साइज छोटा हुआ, और टेस्टिस जो है वो क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से विंटर सीजन में ये टेम्परेचर को रेगुलेट किया। लेकिन अगर हम समर की बात करें, ठीक है, तो बताइए उस टाइम पे क्या होगा? डार्टोज मसल्स अपने आप को रिलैक्स करेगा, जिससे स्क्रोटम का जो सरफेस एरिया है बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया हम जानते हैं
कि जितना ज़्यादा होगा हीट लॉस उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक। और क्रीमेस्टर मसल्स के अंदर भी रिलैक्सेशन होगा, तो ये जो स्क्रोटम है ये नीचे बैलून की तरह नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा आपको पढ़ा रहा हूँ। एक टर्म है हर्निया। हर्निया क्या होता है? हर्निया ये जो आप इंग्यूनल कनाल जो आप देख रहे हैं ना, और इंग्यूनल कनाल का ये जो आप रिंग देख रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं? इंग्यूनल रिंग। कई बार ये रिंग रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन का जो कंटेंट है वो कंटेंट बल्क होकर के कहाँ चला आएगा? इस इंग्यूनल कनाल के अंदर चला आएगा। इस केस को हम कहते हैं हर्निया। ये हर्निया मेल के अंदर मोस्टली देखा जाता है, फीमेल के अंदर रेयर देखा जाता है, ठीक है। इसका 4:1 रेशियो है, ठीक है, मेल और फीमेल का, ठीक है। अगर 4 मेल को हो रहा है तो 1 फीमेल को देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत है? तो ये मैंने आपको स्क्रोटम पढ़ाया, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम टेस्टिस को बाहर निकालेंगे और उसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। कॉपी कीजिए। डियर स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने स्क्रोटम को डिस्कस किया और हमने वहाँ देखा कि स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस का जो नंबर था वो कितना था? 1 पेयर, ठीक। अब स्क्रोटम का काम क्या था? तो टेस्टिस के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, और वो रेगुलेट करके कितना करता है? तो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस। अब ये ऐसा क्यों करता है? ताकि इस टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्रोसेस चल सके, और जब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और अगर ये टेम्परेचर का रेगुलेशन नहीं हो पाता तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये टर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, नीट में कई बार आ चुका है। और अब हम कुछ टेस्टिस से रिलेटेड टर्म को डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमारा पहला टर्म है क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्या नाम है? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्या होता है समझना। अभी हम लोगों ने स्क्रोटम को देखा, तो स्क्रोटम में हमने ये कहा था कि ये स्क्रोटम है और यहाँ पे हमारा इंग्यूनल कनाल है। जब टेस्टिस का फॉर्मेशन एब्डोमेन के अंदर हुआ था, तो बर्थ के टाइम पे ये टेस्टिस जो है ये इंग्यूनल कनाल के द्वारा ये कहाँ डिसेंड कर जाता है? टेस्टिस के अंदर, स्क्रोटम के अंदर डिसेंड कर जाता है, ठीक। लेकिन क्रिप्ट ऑर्किडिज्म के केस में ये टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर डिसेंड नहीं कर पाता है। इसी केस को हम क्या कहते हैं? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा कि क्रिप्ट ऑर्किडिज्म के केस में क्या स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होगा या नहीं? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होगा या नहीं होगा? तो ध्यान रखना, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म हम जानते हैं कि इसके अंदर टेस्टिस डिसेंड नहीं किया है, यानी एब्डोमेन के अंदर ही है, और तो एब्डोमेन के अंदर टेम्परेचर का तो रेगुलेशन होगा नहीं, और जब टेम्परेचर नॉर्मल से कम नहीं मिलेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा हमारा पहला टर्म ये था। नेक्स्ट है हमारा टर्म ऑर्क्यूपेक्सी। ऑर्क्यूपेक्सी क्या होता है? देखिए, जब टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर डिसेंड नहीं किया है तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर, जब तक वो टेस्टिस नॉर्मल है एब्डोमेन के अंदर, उस केस में हम उस नॉर्मल टेस्टिस को सर्जिकली ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ? स्क्रोटम के अंदर। उस केस को हम कहते हैं ऑर्क्यूपेक्सी। तो हम कह सकते हैं सर्जिकल ट्रांसफर ऑफ नॉर्मल टेस्टिस
इनटू स्क्रोटम। ठीक, अब जो तीसरा हमारा टर्म है वो है ऑर्किडेक्टोमी। ये क्या होता है? तो अभी आपने पढ़ा क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, जिसमें टेस्टिस डिसेंड ही नहीं किया था। अब डिसेंड नहीं किया तो आपने क्या किया कि उस टेस्टिस को सर्जिकली आपने ट्रांसफ़र कर दिया स्क्रोटम के अंदर। आपने कब किया स्क्रोटम के अंदर? जब तक वो टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर नॉर्मल था, लेकिन एक समय के बाद वो टेस्टिस क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल हो जाएगा। अब वो फंक्शनल नहीं रहेगा। तो वो टेस्टिस अगर परमानेंटली अगर आपके एब्डोमेन के अंदर रहेगा तो हो सकता है कि वहाँ पे वो कैंसर कॉज कर सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस एबनॉर्मल टेस्टिस को सर्जिकली हम रिमूव करेंगे। उस केस को हम क्या कहते हैं? ऑर्किडेक्टोमी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं सर्जिकल रिमूवल ऑफ नॉर्मल टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमेन। समझ में आया ये बात? अब हम एक लास्ट टर्म के ऊपर आते हैं और ये टर्म है कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन क्या होता है और हम किस के अंदर ये करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक बुल है, समझते हो ना, बैल। इसके अंदर टेस्टिस है नॉर्मल। तो टेस्टिस एक हार्मोन रिलीज करेगा, टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से ये बुल जो है फर्टाइल है। इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफ़ी हाई है, और जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब काफ़ी हाई रहेगा तो वो बुल काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होगा। और जब आप एग्रेसिव रहेगा वो बुल, तो क्या आप उसे एग्रीकल्चरल वर्क में आप ले सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो मैंने बुल को कहा कि बुल जिसे हम मेटिंग पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है, और ये बुल इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? एग्रेसिव होता है। तो बताइए हमारे यहाँ बुल का क्या काम है? सिर्फ मेटिंग करना, ठीक ना? और मान लीजिए कि बुल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? जब बुल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हमें क्या करना होगा कि इस बुल के अंदर कैस्ट्रेशन करना होगा। कैस्ट्रेशन में क्या होता है कि बुल के टेस्टिस को हम क्या करते हैं? क्रस्ट कर देते हैं। डायरेक्ट नहीं, टेस्टिस के अंदर हम एनेस्थीसिया देंगे और टेस्टिस को हम क्या करेंगे? क्रस्ट कर देंगे। तो क्रस्टेटेड बुल को हम क्या कहेंगे? बुलॉक। अब इस बुलॉक को हम एग्रीकल्चरल यूज़ में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो क्या होगा? कम होगा। और अब ये जो हमारा बुलॉक है ये क्या हो जाएगा? काफ़ी ज़्यादा सीधा हो जाएगा। तो बुल के अंदर आपने क्या किया? कैस्ट्रेशन। और जब कैस्ट्रेशन किया तो बुल किस में चेंज हो गया? बुलॉक के अंदर। तो कैस्ट्रेटेड बुल इज नोन एज बुलॉक, राइट? आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।